Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and topic for today's video is strict liability. But before we move on, do like, share, comment and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you get notified for all my latest updates. So let's begin. What is meant by strict liability? Strict liability was a rule which was evolved for the very first time by Justice Blackburn in 1868. In 1868, a case took place which is known as RYLANDS versus FLETCHER 1868. इस केस लॉ में पहली बार जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस रूल को इवॉल्व किया बिकॉज इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि इस रूल को इवॉल्व करने की जरूरत पड़ी बट दिस इज अ रूल विच इज रिकॉग्नाइजिंग नो फॉल्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता क्या है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी. इट इज अ रूल विच रिकॉग्नाइजेस नो फॉल्ट लाइबिलिटी विच मीन्स जब डिफेंडेंट की कोई फॉल्ट भी नहीं होती तब भी उसकी जो लाइबिलिटी है वो बनती है. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि डिफेंडेंट की जब गलती होगी ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर हिज टॉर्शियस कंडक्ट. बट जब डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं है डिस्पाइट दैट फैक्ट ही इज हेल्ड लायबल, यानी कि ही वाज नॉट एट ऑल एट फॉल्ट. नो फॉल्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट होने के बाद भी उसकी लाइबिलिटी बनती है. इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि डिफेंडेंट इज स्ट्रिक्टली लायबल which means कि he was not negligent, he had not committed anything intentionally, उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया बल्कि he was very careful. नेग्लिजेंट तो क्या, he was very careful और किसी इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि प्लेंटिफ को कोई इंजरी ना हो उस चीज से बचाने के लिए प्लेंटिफ को दिस डिफेंडेंट हैड टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो. ना तो उसके पास पे कोई नेग्लिजेंस थी ना कोई और टॉर्शियस एक्ट था. He was very careful and he had even taken preventive measures to protect this person. Despite that fact, he will be held liable. उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अभी एक केस क्या हुआ था, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868. वी विल बिगिन दिस कॉन्सेप्ट बाय लुकिंग इनटू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. इस केस में एक डिफेंडेंट थे, ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ रिजर्वॉयर. बेसिकली डिफेंडेंट की जो लैंड थी उसके नीचे ओल्ड बहुत ही पुराने डिसयूज्ड शैफ्ट्स थे. डिफेंडेंट ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया और उन्होंने कहा कि जो मेरी लैंड है यहाँ पे आप एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाओ. रिजर्वॉयर में उनको वाटर स्टोर करना था फॉर हिज कमर्शियल नीड्स, तो उन्होंने वहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया और रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया. अब जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया दे हैव कंस्ट्रक्टेड द सेम बट दे वर अनेबल टू ऑब्जर्व कि ग्राउंड के नीचे कोई डिसयूज्ड पुरानी शैफ्ट्स भी हैं. अब इट वाज द ओनली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कि जब वहां पे पानी भरा गया रिजर्वॉयर में उन्होंने उन शैफ्ट्स को पहले ब्लॉक नहीं किया था तो शैफ्ट्स एकदम से क्या हुई, बर्स्ट हो गई और सारा पानी जो है वो निकलता हुआ प्लेंटिफ की प्रेमाइसिस से डिफेंडेंट की प्रेमाइसिस से बाहर निकलता हुआ प्लेंटिफ के एरिया में जाता है और प्लेंटिफ की बिल्कुल एडजेसेंट लैंड पे कोल माइंस थी, वो कोल माइंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब प्लेंटिफ को तो इंजुरी हुई टू हिज प्रॉपर्टी, so he will definitely claim compensation from the defendant. बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिफेंडेंट लायबल होगा. अब माइंड में आपको वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर भी आएगा बट कुछ लोगों के माइंड में ये भी आएगा कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी. एक साइड तो क्या है कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज नॉट नेग्लिजेंट, राइट, कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी हेल्ड लायबल बिकॉज इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस दैट दे वर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दोज ओल्ड डिसयूज्ड शैफ्ट्स, दे मस्ट हैव ब्लॉक्ड देम राइट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वॉयर. दूसरी जगह बहुत बच्चों के माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट आएगा कि वाइकेरियस लायबिलिटी भी तो हो सकती है. वाइकेरियस लायबिलिटी जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा डू वॉच दैट वीडियो आल्सो. वाइकेरियस लायबिलिटी में भी ये रहता है कि जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए या मास्टर अपने सर्वेंट के रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए लायबल होता है तो आपको लगेगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए उसके एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनेगी. बट येस माय फ्रेंड्स, ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इट इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन टू वाइकेरियस लायबिलिटी. यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है. इस पॉइंट में होता क्या है, अब यहाँ पे जब ये प्लेंटिफ की कोल माइंस जो है वो डिस्ट्रॉय होगी तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली 100% इनकी भी लायबिलिटी बनती है. किसकी बनेगी? डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनेगी फॉर द टॉर्शियस कंडक्ट फॉर द नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. और कोर्ट ने कहा कि इसका रीजन देते हुए बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कोर्ट ने दी और वो जो एक्सप्लेनेशन थी ना दैट एक्सप्लेनेशन गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. कोर्ट ने कहा कि जब आपकी लैंड पे कोई ऐसा डेंजरस सब्सटेंस है, डेंजरस यहाँ पे वाटर को कहा गया है, जब आपकी लैंड पे कोई ऐसा डेंजरस सब्सटेंस है विच यू नो इज हार्मलेस सो लॉन्ग एज इट इज कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर हाउस, बट जैसे ही वो एस्केप करेगा, बाहर जाएगा, it will definitely injure somebody else, it will definitely cause injury to
some other person. It will cause mischief if it escapes. तो जब आपको पता है कि आपकी लैंड पे डेंजरस सब्सटेंस है और इस तरीके का डेंजरस सब्सटेंस है कि सो लॉन्ग इट इज विद इन द कन्फाइंड वॉल्स ऑफ योर हाउस, तब तक किसी को इंजरी नहीं है, बट इफ इट एस्केप्स इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट मिसचीफ, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंजर समबडी एल्स, और उस इंसान से एक्चुअल में किसी को इंजरी होती है, देन यू आर बाउंड, यू आर ऑब्लिग्ड टू मेक गुड द लॉस टू द प्लेंटिफ। और वही इस केस में कोर्ट ने कहा, और यही जो मैंने आपको बताया, दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब एसेंशियल्स क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे एसेंशियल्स इस पर्टिकुलर केस में फुलफिल हुए थे, इसीलिए ये जो हमारी एक रूल है वो निकल के आया, नो फॉल्ट लायबिलिटी का रूल। अब एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लायबल फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एज इन दिस केस जब डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया तो कोर्ट ने कहा सबसे पहला एसेंशियल क्या है कि देयर मस्ट बी सम डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे डेंजरस थिंग थी वाटर, इट मस्ट हैव एस्केप्ड, वो बाहर निकलनी चाहिए फ्रॉम दी 4 वॉल्स ऑफ योर प्रॉपर्टी, और वो निकला भी जब एक्सप्लोड हुआ बिल्कुल शैफ्ट्स, और वाटर जो है वो बिल्कुल प्लेंटिफ की कोल माइंस में चला गया। एंड इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब यहाँ पे ये नेचुरल यूज नहीं था, उन्होंने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया था स्पेशली फॉर सम पर्पस सो एज टू कलेक्ट वाटर, इट वाज नॉट अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, एक आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर थी, एंड समथिंग विच इज आर्टिफिशियल इज डेफिनेटली नॉट नेचुरल, इज इट? तो इन 3 पॉइंट्स को कोर्ट ने इवॉल्व किया, दीज आर दी 3 एसेंशियल्स, ओनली 3 एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और ये सारी इस केस में भी पूरी हुई थी, तो इसीलिए इसको इवॉल्व किया गया। विच मीन्स, आई रिपीट, कोर्ट ने कहा दैट अ पर्सन विल डेफिनेटली बी हेल्ड लायबल व्हेन, जैसे कि डिफेंडेंट ही वाज हेल्ड लायबल, इसकी लायबिलिटी क्यों बनी थी? बिकॉज ही हैज केप्ट समथिंग डेंजरस, ही हैज ब्रॉट and kept something dangerous on his land, which he knows is likely to create mischief if it escapes. यानी कि it is harmless so long as it is within the 4 walls of your property, but it will definitely injure somebody else as soon as it escapes. So अगर ऐसा होता है, you are a defendant, you will be obliged, you will be bound to make good the loss to the plaintiff, जितना उसको लॉस होगा उतना आपको देना होगा। इट मीन्स जब आपकी लैंड पे कोई डेंजरस थिंग है, जब आपको पता है कि वो इंजरी किसी को कर सकती है, यानी कि उसमें यू ऑट टू बी केयरफुल, आपको बहुत ध्यान रखना वहां पे होगा, और अगर आपके पार्ट पे ध्यान नहीं रखा गया, प्लेंटिफ को इंजरी होती है, इट मीन्स इन अ वे और द अदर यू वर नेग्लिजेंट। तो ये इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कोर्ट ने इवॉल्व किया। सो वी मूव ऑन टू द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी व्हिच इज डेंजरस थिंग। अब आपके माइंड में तो हो चुका होगा सेट कि व्हाट इज मेंट बाय डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग इज अ थिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा हजार्डस। एक्स्ट्रा हजार्डस मतलब a thing which is definitely going to create mischief if it escapes. इस केस में हमने वाटर देखा, बट इट कैन बी beasts also, किसी का एनिमल भी किसी के लिए इंजरी बन सकता है, a cause of injury, is it? तो dangerous thing मतलब ऐसी कोई thing which is definitely going to create mischief, likely to create some injury to the other person, and you know that, which means it may be water, it may be noxious fumes, it may be beasts, gas, electricity, explosives, कोई भी चीज आपकी dangerous substance कंसीडर हो सकती है, प्रोवाइडेड इट शुड बी हजार्डस, एक्स्ट्रा हजार्डस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल हमारे पास आता है दैट द थिंग मस्ट एस्केप, उसका बाहर निकलना जरूरी है। एस्केप मतलब इट मस्ट मूव बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट्स, इट मस्ट मूव बियॉन्ड द डिफेंडेंट्स कंट्रोल। अब रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में भी यही हुआ था कि जब पानी उसकी प्रॉपर्टी के बाहर निकला, उसकी प्रीमाइसेस के बाहर निकला, इट वाज अ सिचुएशन अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल नहीं हो सकती, यानी कि द थिंग, दैट डेंजरस थिंग must escape beyond certain circumscribed limits, और वो certain circumscribed limits क्या रहती हैं? डिफेंडेंट की खुद की premises, and that जब उससे बाहर निकलती है it must be out of defendant's control, उसके कंट्रोल के बाहर होती है वो चीज। अब रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में हमने एग्जांपल देख ली वाटर की, बट आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। इसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आई एम ग्रोइंग अ ट्री ऑन माई लैंड, मेरी लैंड पे एक ट्री है, बट दैट इज अ पॉइजनस ट्री। अब अगेन इट इज एन एक्स्ट्रा हजार्डस थिंग, एक्स्ट्रा हजार्डस है, डेफिनेटली है, एक डेंजरस थिंग है, और अगर उस ट्री की ब्रांचेस प्रोट्रूड करती हैं टू माय नेबर्स लैंड, और वहां पे उनकी कैटल है या हॉर्स है, कोई भी उनका एनिमल है वहां पे, जो लॉफुली वहां पे है उनका एनिमल, उनका खुद का एनिमल है, अगर मेरे उन पॉइजनस ट्री के लीव्स को इनका एनिमल निबल करता है, खा लेता है, एंड ही डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ इट, आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि मैंने अपनी लैंड पे क्या रखा? डेंजरस सब्सटेंस रखा, एक्स्ट्रा हजार्डस, इट हैज एस्केप, डेफिनेटली मेरी प्रीमाइसेस के बाहर गई, प्रोट्रूडिंग ब्रांचेस, और दूसरा इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली आप समझोगे इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। किसी ट्री का नेचुरली वहां पे होना या पॉइजनस ट्री को ग्रो करना इज डेफिनेटली नॉन नेचुरल, वो नॉन नेचुरल ट्री, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होता है।
ऑन द अदर हैंड अगर मेरे नेबर्स का एनिमल मेरी प्रॉपर्टी में इंट्रूड करता है, ट्रेसपास करता है, यानी कि विदाउट माय परमिशन वो मेरी प्रॉपर्टी में आता है और उस पॉइजनस ट्री की लीव्स को निबल करता है, तो वहां पे आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एस्केप नहीं हुआ। यू शुड रिमेंबर कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए किसी को भी अगर आप लायबल ठहराना चाहते हो, ऑल दीज 3 एसेंशियल्स मस्ट बी फुलफिल्ड। बेशक इस केस में डेंजरस थिंग इज देयर ऑन माई लैंड, ऑन माई ओन लैंड, बट इट हैज नॉट एस्केप्ड। मेरे नेबर्स के एनिमल ने ट्रेसपास किया, दैट एनिमल हैज इंट्रूडेड इनटू माय ओन प्रीमाइसेस, मेरी प्रॉपर्टी में वो खुद आया, इसलिए आई विल नॉट बी हेल्ड एटलीस्ट लायबल अंडर दिस रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो एस्केप होना जरूरी है। इसी चीज के लिए हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, विच इज रीड वर्सेस लियोन्स कंपनी 1947। इस केस में क्या था कि देयर वाज अ फीमेल एम्प्लॉय इन द डिफेंडेंट्स एम्यूनिशन फैक्ट्री। डिफेंडेंट की एक एक्सप्लोजिव्स फैक्ट्री थी, वहां पे एक फीमेल एम्प्लॉय काम करती थी। वेल शी वाज वर्किंग इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंडेंट्स फैक्ट्री। इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, वो प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रही थी। इट वाज अ शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जब शेल्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे उस टाइम पे एक सडन एक्सप्लोजन होती है। नाउ दैट गर्ल, that employee, she got injured. Now she will definitely claim compensation from the defendants, क्योंकि दो इस केस में डिफेंडेंट्स के पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं थी, ठीक है, उसको कॉम्पेंसेशन जरूर मिलेगी, बट नॉट एटलीस्ट अंडर दिस रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसका भी रीजन क्या है कि यहाँ पे व्हाइल शी वाज वर्किंग इनसाइड द प्रीमाइसेस के वो अंदर काम कर रही थी, कुछ भी एस्केप नहीं हुआ बाहर, तो इस रूल के अंदर हम उनको लायबल नहीं ठहराएंगे। यस, शी विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, उसे मिलेगी। वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट्स बनाए गए हैं, शी विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लेम, बट नॉट अंडर दिस रूल, क्योंकि यहाँ पे भी एसेंशियल्स कंप्लीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है non-natural use of land. Now, if I ask you what is meant by natural use of land, so what will you say? Natural use of land means ordinary use of land, something which is normal, something which is not abnormal, usual use of land. ऐसा use of land which is beneficial for the entire society as a whole, is it? But जब आप अपनी land का ordinary use नहीं करते हो, यूजुअल यूज नहीं करते हो, यू हैव पुट योर लैंड टू सम स्पेशल यूज, आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए अपनी लैंड को बना लिया। फॉर एग्जांपल रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में वो ऑर्डिनरी यूज नहीं था, वो एक नॉर्मल एक यूजुअल यूज ऑफ लैंड नहीं था। It was an artificial reservoir that was created, मतलब that land was put to some special use for some special purpose, so that is termed as non-natural। यानी कि natural से हट के जो चीज है वो non-natural हुई। यहाँ पे भी when you have put your land to some special purpose, when you have put your land to some special use which is bringing with itself greater risk for others, that is termed as non-natural use of land। यहाँ पे भी it was that land was put to some special use and that had brought with itself in its ambit a greater danger for others। इतनी large body of water वहां पे इकट्ठी हो चुकी थी, that was not at least beneficial for the society as a whole। वो उस इंसान ने अपने special use के लिए किया था, तो उसने क्या किया, non natural use किया। हमने एक एग्जाम्पल भी इसके लिए पीछे देखी, नॉन नेचुरल यूज, ग्रोइंग ऑफ अ पॉइजनस ट्री ऑन अ लैंड, दैट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। और अगर वो एस्केप होता है और किसी को इंजरी होती है, आई विल हैव टू मेक गुड द लॉस टू द प्लेंटिफ, इज इट? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, वी आर डन विद द एसेंशियल्स, बट आई विश टू डिस्कस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट ये रहता है कि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पे आया, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट आई थिंक यू शुड वॉच द वीडियो ऑन वाइकेरियस लायबिलिटी ऑल्सो, तो आपको इन डेप्थ इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द tortious act on the part of an independent contractor। ये चीज हमने वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर में देखी थी, उसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हमने क्या देखा था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल कंडक्ट के कारण एक एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं रहती है, बिकॉज वी हैव रेड कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, ही इज हिज ओन मास्टर, वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसके लिए जो जिस एम्प्लॉयर ने उसे हायर किया है, दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। यानी कि इस केस में अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर किया था डिफेंडेंट ने, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, और वो एक्सेप्शन क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये एक्सेप्शन मैंने उस चैप्टर में भी कवर कराई थी, आई एम गोइंग टू कवर इट टुडे आल्सो। तो इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन रहती है व्हिच इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एंड मेनी मोर एक्सेप्शंस आर देयर व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट चैप्टर, बट टुडे आज का सब्जेक्ट मैटर इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि बेशक व्हाट हैपेंस इज, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल, बट एक्सेप्शन इज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में ऑब्वियसली ही वाज हेल्ड लायबल, बट आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल व्हिच इज टीसी बालाकृष्णन मेनन वर्सेस टीआर सुब्रमण्यन।
इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ कोकोनट शेल के अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सप्लोजिव्स भर दिए। इट मींस उसने एक कोकोनट शेल को काइंड ऑफ फायर क्रैकर बना दिया। इज इट? अब वो फायर क्रैकर उतने अच्छे से नहीं बना था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कोई गलती रह गई व्हाइल मेकिंग दैट फायर क्रैकर, कोकोनट शेल के अंदर उसने एक्सप्लोजिव्स डाल दिया। तो इस कारण क्या हुआ कि जब लोगों ने उस फायर क्रैकर को चलाया, इंस्टेड ऑफ दैट फायर क्रैकर गोइंग इनटू द स्काई एंड एक्सप्लोडिंग देयर, वो टेंजेंट पे गया एंड इट एक्सप्लोडेड इनटू अ क्राउड, लोगों के बीच में जाके वो एक्सप्लोड हो गया। अब यहाँ पे जो जो क्राउडेड पीपल थे, जिनको भी इंजरी हुई, वहां पे प्लेंटिफ्स ने केस फाइल किया अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, एंड डिफेंडेंट्स दे टुक द डिफेंस ऑफ कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉर्शियस एक्ट के लिए एक एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं रहती है, सो वी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर इट। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यू आर स्ट्रिक्टली लायबल। अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल को देखते हैं तो वहां पे हम ये डिफेंस अवेल नहीं कर सकते, सो यू कैन नॉट अवेल दिस डिफेंस एटलीस्ट इन दिस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एक डेंजरस सब्सटेंस था, इट हैज एस्केप्ड एंड इट इज डेफिनेटली नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होता है फायर क्रैकर्स को चलाना। इवन अगर हम ओकेजन्स पे भी चलाते हैं ना, ओकेजनली भी चलाते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर लाइसेंस इज टू बी टेकन, लेना होता है, तो इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इसीलिए यू आर स्ट्रिक्टली लायबल। इज इट? एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास ये रहता है समझाने के लिए, विच इज केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कई बार क्या होता है, इसके बाद विल डिस्कस एब्सोल्यूट लायबिलिटी आल्सो, दिस इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या रहती है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस रहती है हमारे पास। एक्सेप्शंस में अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। टुडे वी हैव ओनली डिस्कस्ड द एसेंशियल्स, हम एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंस, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की जो लायबिलिटी होती है ना, इट हैज बिकम स्ट्रिक्ट एंड समटाइम्स इट हैज बिकम एब्सोल्यूट आल्सो। इट मींस कि जब एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे बात आती है, जब भी कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट होता है ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, उस चीज को कोर्ट कहती है कि सबसे पहले इट इज अ डेंजरस थिंग। डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स इज वेरी डेंजरस, वेरी हैजार्डस। और वो एस्केप भी होती है जब स्टॉर्म्स आती हैं, थंडर स्टॉर्म्स होती हैं, विंडी डे होता है, तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंस इज कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वो उसका शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है, हाई वोल्टेज हो जाती है, तो बहुत कुछ होता है। तो इट डेफिनेटली एस्केप्स एंड इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो कोर्ट कहता है कि जब भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पे बात आती है, उनकी नेग्लिजेंस पे बात आती है, तो दे आर डेफिनेटली नेग्लिजेंट, बट उनकी नेग्लिजेंस कैसी है, स्ट्रिक्टली लायबल है। वहां पे दे आर स्ट्रिक्टली लायबल क्योंकि सारे एसेंशियल्स भी पूरे होते हैं। मोर ओवर कोर्ट कहता है कि जो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, सिंस दे आर डीलिंग विद सच अ हजार्डस, इतनी ज्यादा हजार्डस थिंग के साथ वो डील करते हैं, दे मस्ट टेक कॉशन, दे मस्ट इंस्टॉल जो ऑटोमेटिक कटिंग इलेक्ट्रिसिटी को कट करने वाले डिवाइसेस होते हैं, उसको इंस्टॉल करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शंस मस्ट बी देयर। तो कोर्ट कहते हैं कि आपकी लायबिलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पे उनकी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट रहती है। आगे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस सम केस लॉज रिलेटेड टू इट। वैसे अब ऑलरेडी डिस्कस नेग्लिजेंस चैप्टर में मैंने बहुत सारे केस लॉज बताए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती के कारण, उनकी नेग्लिजेंस के कारण बहुत लोगों को इंजरी हुई, तो वहां पे उनको कोई भी डिफेंस अवेल करने नहीं दिया जाता, उनकी लायबिलिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट, इट इज वेरी एब्सोल्यूट, तो उनकी नेग्लिजेंस के लिए उनको लायबिलिटी दी जाती है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस दीज केसेस बिकॉज इनकी लायबिलिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इनको जल्दी से कोई डिफेंस अवेल करने नहीं दिया जाता। So thank you so much guys. Today we have discussed the essentials of strict liability. In my upcoming video, I'm going to discuss certain essentials and then we'll discuss absolute liability. So thank you everyone. Stay fit, keep learning, take care. Thank you.